हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, देन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे, हेनरीज लॉ की बात करेंगे, कौन-कौन से अलग-अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं जैसे कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देन हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड फाइनली हम एब्नॉर्मल मोलर मासेस देखेंगे। तो इस चैप्टर में ये सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। आई होप कि आपको ये जो सीरीज है जिसमें कि मैं सभी केमिस्ट्री के चैप्टर्स को बहुत ही शॉर्ट में यानी कि 40 टू 45 मिनट्स में कवर करती हूँ, ये आपको पसंद आ रही होगी। अब इस पर्टिकुलर क्लास को कंडक्ट करने के लिए जिन नोट्स को मैंने रेफर किया है वो मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लिए हैं। अगर ये नोट्स आपको पसंद आते हैं जो कि काफी शॉर्ट हैं और इफेक्टिव हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज आप उनकी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस आपके होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। अब आप जानते होंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। जब आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा मैटर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते थे, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में जब हम डिवाइड करते थे तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के अंदर डिवाइड करते थे। ये मिक्सचर्स फर्दर होमोजेनस या हेटेरोजेनस हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मिक्सचर होते हैं बट होमोजेनस है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल होमोजेनसली यानी कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सॉल्यूशंस आपके होमोजेनस मिक्सचर हो गए और ये दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एटलीस्ट ये दो कंपोनेंट आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट अगर दो ही है तो एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो हम उसको सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे, लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस स्टेट में है तो गैसियस सोल्यूशन। अब ये अंडरस्टूड है कि जो आपका सॉल्यूट है सभी तरह के सॉल्यूशंस के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट एनसीईआरटी में आपको एक टेबल गिवन है जहां पे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं तीनों ही सॉल्यूशंस के अलग अलग स्टेट के सॉल्यूट के साथ में, जिसको कि आप रेफर कर सकते हो। और स्टिल अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अलग से वो टेबल समझा दूंगी। देन कमिंग ऑन टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो सिर्फ देखकर आप नहीं पहचान सकते कि उसका क्या, उसके अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट आप फिर भी आइडिया लगा लोगे लेकिन सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ये आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए ही इसी को डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं जो कि आपके कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इसको प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जिनमें से कि कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि सॉल्यूट का कितना मास 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर है। देखो 100 ml हम यूज कर रहे हैं यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है 100 ml यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जैक्टली इसी तरह से मास बाय मास परसेंटेज आप निकाल सकते हो कि कितना सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है इस बेसिस पे, और इसी तरह से एग्जैक्टली आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज भी निकाल सकते हो। देन अगर हम बात करें मोलालिटी की, मोलालिटी का मतलब होता है कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ये आपका कहलाता है मोलालिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की नहीं। यानी कि जब आप नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे सिर्फ आपको सॉल्वेंट का ही मास कंसिडर करना है, सोल्यूट के मास को आप इग्नोर करोगे। देन कमिंग ऑन टू मोलैरिटी, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है बट यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स यानी कि कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी। और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर्स में होना चाहिए। अगर लीटर्स में नहीं होता है तो आप इसको 1000 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो ग्राम, ताकि आप उसको ml को लीटर में कन्वर्ट कर सको। देन अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि आप जानते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट और मोलर मास के अंदर क्या रिलेशन होता है। बेसिकली जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है, तो इससे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी भी सॉल्यूट के निकाल सकते हो। इसी के अलावा और भी कुछ यूनिट्स होती है जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन, तो वो ये शो करता है कि कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने पार्ट सॉल्यूशन के अंदर। इस तरह से अलग अलग यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक मोल फ्रैक्शन भी है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये बात तो आप पहले से ही जानते हो कि मैक्सिमम कितना अमाउंट हम सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। लेट्स से कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं
तो किसी सॉल्वेंट का लेट्स से कि उसका मास मैंने 100 ml ले लिया, तो किसी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ml सॉल्वेंट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूट आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसमें कि उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर के बाद में आप और एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहेंगे। इसका मतलब वो पूरी तरह से भर चुका है सॉल्यूट से और बिल्कुल भी जगह नहीं है और एक्स्ट्रा सॉल्यूट को डालने की। सो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड केस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपका सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और वो मान लो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि उसको डिसॉल्व करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, वो ऑलरेडी नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो ऐसे में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो ये आपका जो सॉल्युबिलिटी फैक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि और ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। बट अगर प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद में एनर्जी अपने आप से रिलीज हो रही है और सॉल्यूशन आपका ठंडा हो रहा है, ऐसे में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और सॉल्यूट आपका डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि और बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा अनडिसॉल्व फॉर्म में। तो यहीं से हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ आता है जिसको कि हम हेनरीज लॉ कहते हैं। ये बेसिकली बात करता है सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर। तो गैस की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रेशर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड के अंदर, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि गैस का कितना प्रेशर प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर। यानी कि गैस के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उतना ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती जाएगी लिक्विड के अंदर। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा लिक्विड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम डिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से दैट प्रेशर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैस के प्रेशर की। ये गैस कोई भी और गैस हो सकती है, कोई भी डिफरेंट गैस हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन से निकले हुई वेपर फेज हो। इसकी बात हम करेंगे राउल्ट्स लॉ के अंदर। बट किसी भी सोल्यूशन के अंदर कोई भी अगर हम दूसरी गैस की बात करते हैं तो कितना ज्यादा उसका प्रेशर है, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना मोल फ्रैक्शन है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक टर्म मिलती है के, जिसको कि हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, और एक ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई हेनरीज लॉ की। अब एक नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट होते हैं ना, अगर हम उनको वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये ध्यान दें कि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल नेचर का है। इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी खुद वोलेटाइल होता जाएगा और अपने वेपर्स को फॉर्म करेगा। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स उसी लिक्विड के सरफेस पे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट जो है जो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसका अच्छा खासा वेपर प्रेशर होता है। बट अगर उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाती है, तो ऐसे में जो सरफेस है उस पर कुछ पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी होंगे जो कि वेपर्स फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि वो वोलेटाइल नेचर के नहीं है। तो इस वजह से जो सरफेस के ऊपर वेपर प्रेशर लगेगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के कुछ एक मॉलिक्यूल की वजह से ही लगेगा, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा ही कम होगा। ओके, देन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, तो देखो राउल्ट्स लॉ जो है ना वो बात करता है वोलेटाइल लिक्विड्स की। वो ये कहता है कि किसी भी सोल्यूशन में जिसके अंदर की वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, लेट्स से कि उसके अंदर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, so in that case partial vapor pressure of each of the component of the solution is directly proportional to its mole fraction। यानी कि कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है सभी के सभी वोलेटाइल सॉल्यूट कंपोनेंट्स का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो उसी पे डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर हर एक जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सभी कंपोनेंट का वो कितना लग रहा है। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो लेट्स से कि अगर हमारे यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक P1 है और एक P2 है, तो ये जो है प्रेशर ये है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे P1 नॉट आ जाता है। P1 नॉट का मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट के अंदर इसी कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर होता। तो P1 तो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि अब ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो सारा प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से नहीं लग रहा है, दूसरे कंपोनेंट की वजह से भी लग रहा है, इसी वजह से हमने नाम दिया पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का इज इक्वल टू कि उसका वेपर प्रेशर कितना है प्योर सॉल्वेंट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय उसका कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। ओके, आई होप आपको ये जो बात है समझ में आ गई होगी। सो दिस इज बीन गिवन बाय राउल्ट्स लॉ।
जब हमारे सभी जो लिक्विड्स हैं वो वॉलेटाइल नेचर के हैं। देन हम बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है तो सभी गैसेस कुछ ना कुछ जो है पार्शियल प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो वहां से हमने फॉर्मूला देखा था पी टोटल इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स बिकॉज ऑफ ऑल द गैसेस, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3। तो जब हम P1 P2 P3 सभी के अंदर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कि हमें यहाँ से P1 की मिली, P2 की मिली, तो फाइनली आपके पास में डेरिवेशन के बाद में एक इक्वेशन जो है वो इस तरह से निकल के आएगी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन हमें कौन देता है? जब हम राउल्स लॉ को की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे, तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को उसको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ये बहुत सिंपल है। हालांकि इसका डेरिवेशन भी बहुत छोटा है, तो आप उसको करके भी देख सकते हो। अदरवाइज ये जो इक्वेशन है ये भी बहुत सिंपल है। पी टोटल यानी कि जो टोटल वेपर टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी भी सोल्यूशन के अंदर विल बी इक्वल टू जो फर्स्ट आपका कंपोनेंट, देखो यहाँ पे सारी की सारी, यहाँ पे भी नॉट लगेगा है ना, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये भी P2 नहीं है, ये दिस इज ऑल्सो P2 नॉट, इसको आप प्लीज कंसिडर कर लेना, ये P2 नॉट है। तो यहाँ पे क्या है, हमें सभी के प्योर कंपोनेंट के अंदर, जो प्योर सॉल्वेंट के अंदर कंपोनेंट्स का प्रेशर है उसकी बात की गई है। सो P1 नॉट, उसके बाद में आएगा आपका P2 नॉट, उसके बाद में अगेन आपका आएगा P1 नॉट, और ये फिर आपका X2 है, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है वो 2 का है। तो आप देख रहे हो 1 2 1 2, और जो जितनी भी प्रेशर टर्म्स है वो सबके सब नॉट वाली हैं। तो इस तरह से, यानी कि प्योर फॉर्म की है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ऑल्टरनेट फैशन में 1 और 2 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों ही देखने में ना बड़े सिमिलर से लगते हैं, बट इनके अंदर मेजर डिफरेंस ही यही है कि जो हेनरीज लॉ है वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर कोई भी गैस जो डिसॉल्व हो रही है उसकी बात करता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, शुगर सिरप होता है। शुगर सिरप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करके डालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक डिफरेंट गैस हो गई। शुगर सोल्यूशन में तो इस तरह शुगर सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर तो बना नहीं होता। यानी कि जो हेनरीज लॉ है वो किसी भी गैस के किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व होने की बात करता है। बट जो राउल्स लॉ है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड की बात करता है, एक ऐसे लिक्विड की जो कि खुद वॉलेटाइल है, यानी कि खुद वेपर्स फॉर्म करेगा और उसी वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगेगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेपर प्रेशर का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राउल्स लॉ है ना वो एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। सेम ही है, लेकिन राउल्स लॉ में हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं क्योंकि हमारा लिक्विड भी वॉलेटाइल हो जाता है। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। ये हमें पता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो लिक्विड लिक्विड टाइप का हो सकता है, यानी कि लिक्विड के अंदर ही लिक्विड प्रेजेंट है, एक लिक्विड सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके दो तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। आपका हो सकता है आइडियल लॉ या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सोल्यूशन है, एक इस तरह का लिक्विड सोल्यूशन है जो कि सभी कॉन्सेंट्रेशन रेंज पे, चाहे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, सॉल्यूट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो, सभी कॉन्सेंट्रेशंस पे वो राउल्स लॉ को एज इट इज फॉलो करता है। अब राउल्स लॉ हम लोगों ने क्या देखा था, वो हमने देखा था कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू इट्स प्रेशर इन द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। तो ये होता है राउल्स लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस पे, कम हो या हायर हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो। फिर इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो डेल्टा एच मिक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है, यानी ना तो कोई एनर्जी रिलीज होगी और ना ही कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी है एज इट इज एनर्जी मेंटेन रहेगी। देन जो डेल्टा वी मिक्स होता है, यानी कि जो आपका सोल्यूशन है वो बनने से पहले और बनने के बाद में भी उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, वो बिल्कुल सेम होंगे। सी पॉइंट भी यही लिखा है। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस होता है ना, वो एग्जैक्टली इसका उल्टा हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो राउल्स लॉ है वो पूरी एंटायर रेंज पे फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसी तरह से जो वॉल्यूम है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, या तो प्रोडक्ट साइड में जो वॉल्यूम है वो पहले से कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन थे वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। अब बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज हम इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम
राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ के लिए एक आपको फिगर है जो कि यहाँ पे तो गिवन नहीं है, बट वो फिगर है आपको एनसीईआरटी में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो वहां पे आपको एक इस तरह से मोल फ्रैक्शन यानी कि आपका जो कंपोनेंट्स है अगर वो 0 to 1 प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा वो दिखा रखा है। तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए वो ग्राफ गिवन है जो कि राउल्स लॉ के बेसिस पे है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अगर पॉजिटिवली डेविएटेड है तो उसी के अंदर वही जो ग्राफ है वो आपको उसका वेपर प्रेशर हायर मिलेगा यानी कि हायर साइड में मिलेगा, और नेगेटिव डेविएशन के अंदर वही ग्राफ जो है वो आपको लोअर साइड में मिलेगा। बस इतनी सी बात है। फिर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा ना, तो जो ऐसा राउल्स लॉ ने बताया था उसके कंपैरेटिवली हमें वेपर प्रेशर ज्यादा दिखने को मिलेगा, इसलिए डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव है, और ग्राफ में आपको ग्राफ थोड़ा ऊंचाई के साइड में मतलब कर्व मिलेगा, और कर्व भी कैसा है, हायर वेपर प्रेशर के साइड में है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ए बी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन है ना, वो कम होते हैं एए और बीबी इंटरेक्शन से। जो एए और बीबी इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनके बीच में बेसिकली जो इंटरेक्शंस थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, राइट। और इसी वजह से हम क्या देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा आपका बेसिकली। यानी कि इनिशियली जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं एए और बीबी इंटरेक्शंस, जो कि इनिशियली आपके मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से वो अच्छे वेपर्स नहीं बना पाएंगे। जबकि जो आपके एबी के मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रोडक्ट साइड में है, उनके बीच में इंटरेक्शंस कम है, इस वजह से जो वेपर्स हैं वो बहुत इजीली फॉर्म हो जाएंगे, और इस वजह से वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो हमें हायर साइड में मिलेगा, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ए और बी के जो एटम्स है उनके बीच में इंटरेक्शंस कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम है, वीकर है। इसी तरह से अगर हम इनके डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी की बात करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होंगे, यानी कि वॉल्यूम आपका पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी तरह से अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की बात करें, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो जैसा राउल्स लॉ ने कहा था उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है, यानी कि नेगेटिव साइड में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इन दी प्रोडक्ट साइड, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दी इनिशियल वन। जो इनिशियली रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके बीच के इंटरेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब ए बी जो बना उसमें इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ है, कोई भी एक्स्ट्रा वहां पे बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है जिससे एबी के इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए। अब क्योंकि वो ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टिवली जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनके बीच में जो वेपर्स के फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो अब कम हो जाएगी, जिससे कि आपका जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है वो अब थोड़ा सा लोअर साइड में होगा राउल्स लॉ के कंपैरिजन में। आई होप इतना पॉइंट जो है वो आपको क्लियर है। अगेन अगर इसके डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स की बात करें तो वो भी लेस देन जीरो होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन होते हैं? ये आपके वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी चाहे हम लिक्विड या वेपर फेज में बात करें तो सेम ही कॉम्पोजिशन होती है। तो इसी वजह से ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करते हैं, और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप डिस्टिल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है हर किसी बॉइलिंग पॉइंट पे। इनके बेसिकली जो दोनों मिक्सचर दो कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। जब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है तो आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिस्टिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। ये भी आपके फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। वो मिक्सचर्स जो कि पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, वो एक मिनिमम पॉइंट पे जाके बॉईल होते हैं, इसलिए हम उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक कहते हैं। और ये भी जो कुछ होता है ना वो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ही होता है। इसी तरह से जो आपके बहुत ज्यादा नेगेटिवली डिविएटेड होते हैं राउल्स लॉ से, वो जाके बॉईल करते हैं एक मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, और इनको हम कहते हैं, और वो भी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे। तो इस तरह के जो सोल्यूशंस होते हैं उनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। इनके भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि एक में है, जैसे ये आपका हो गया 95% वाटर इथेनॉलिक सॉल्यूशन एंड 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये आपके कुछ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के एग्जांपल हो गए, यानी स्पेसिफिक इस कॉम्पोजिशन पे ही वो या तो हायर साइड में, जो कि दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और दूसरे केस में दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे पे ही जाके उनका बॉइलिंग स्टार्ट होगा। देन हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि
किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करे, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और इनका इस बात पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है कि सॉल्यूट जो उसमें प्रेजेंट है वो किस तरह के नेचर का है। सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंसी होती है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे हम चार तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो नाम से ही हमें सब समझ में आ जाएगा। जब हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर कि आपका सॉल्वेंट तो वोलेटाइल नेचर का है, बट जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब भी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर कंपेयर करेंगे, तो जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है सोल्यूशन का फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट, वो कितना कम है रिलेटिवली प्योर सॉल्वेंट से, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है, ये सारी वही बातें जो कि मैंने आपको बताई। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट माइनस अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है ये मिल जाएगा। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितनी कमी आ रही है वेपर प्रेशर में सोल्यूशन के, उसी को हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब इसको कैलकुलेट किया गया और डिराइव किया गया, तो जो हमें वैल्यू है वो किसके इक्वल मिली, वो हमें मिली x2 के इक्वल। ये यहाँ पे दे रखा है, एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया है, ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके बाद में स्टार्ट होता है। ये जो इक्वेशन है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ना कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, कि मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है ये इक्वेशन, बट ये जो इक्वेशन है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की है। तो यहाँ पे किसके इक्वल आती है, x2 के, यानी कि सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, इसके इक्वल आपको ये देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक सॉल्यूट को और एक सॉल्वेंट को आपस में कंपेयर करें, तो जो सोल्यूशन होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट में कुछ एलिवेशन हो जाता है जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो हम उसको कैसे देखेंगे, डेल्टा टी, यानी कि कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, सो दैट विड बी इक्वल टू कि सोल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है माइनस प्योर सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट था। तो जब हम इसको देखते हैं डेल्टा टी की वैल्यू आपकी किसके इक्वल निकल के आती है, मोलालिटी के। मोलालिटी के, ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखना केबी इंटू मोलालिटी के। मोलालिटी को ही जब आप फर्दर पूरी तरह से एक्सपैंड करते हो तो आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलके आ जाती है। बट मैं आपको फिर भी ये कहूंगी कि आप बस इतना ध्यान रखो कि डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी एम, जहाँ पे केबी जो है उसको हम एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ से किसी भी जो सॉल्यूट है उसके मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो। इवन आपने जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको भी जब आप पूरी तरह एक्सपेंड करोगे तो आप यहाँ से भी मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, तो अगेन क्या होता है, जो आपका प्योर सॉल्वेंट होता है उसके अंदर जब हम कुछ सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं और सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं, तो ये देखा गया है कि जो आपका सोल्यूशन होता है ना उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, लेट्स से कि अगर पहले आपका जो सॉल्वेंट है वो लेट्स से कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा था, तो सोल्यूशन बन जाने के बाद में वो -2 पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर मेल्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आ गई जब सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट को हमने ऐड किया। तो ये कितनी कमी आई टेम्परेचर के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के अंदर, उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी से। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस आपके सॉल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू के एफ एम, यानी कि अगेन ये जो डेल्टा टी है ये मोलालिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम मोलालिटी की इक्वेशन को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में, उसको पूरी तरह से एक्सपैंड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ से भी आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूट का। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि जो इन जनरल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनका फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ से कहाँ पे, सॉल्वेंट से सोल्यूशन में। हमेशा ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है सॉल्वेंट का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हायर साइड में कम ज्यादा है, इस वजह से जो सॉल्वेंट है वो उसकी टेंडेंसी है कि वो लोअर से हायर से लोअर साइड में जाए, लोअर से हायर साइड में जाए, ताकि जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी लो कर सके और दोनों के बीच में एक बैलेंस बन सके।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम रोक दें, तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना होगा। वो प्रेशर हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? क्योंकि आप खुद देखो जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन साइड में थोड़ा-सा प्रेशर अप्लाई करें, इतना कि जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन के अंदर आना बंद कर दे, तो कितना आपने प्रेशर अप्लाई किया उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और यही जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो कितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे सॉल्यूशन साइड में ताकि जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट कम हो जाए, मूवमेंट बंद हो जाए फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी पाई इक्वल टू सीआरटी के इक्वल निकल कर आती है। और ये कहाँ से आया? तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बस वहीं से हमने इसको डिड्यूस किया है। ये है आपका पाई इक्वल टू सीआरटी, जहाँ पे सी किसके इक्वल होता है? एन बाई वी के इक्वल होता है। आई होप आप ये सब जानते होंगे, ये सिंपल थिंग्स हैं। अगर नहीं पता है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, ये भी मैं आपको अलग से बता दूंगी कभी। उसके अलावा जब आप इसी कॉन्सेंट्रेशन को पूरी तरह से खोल कर लिखते हो, तब आपकी इक्वेशन ये कुछ इस तरह से बन जाती है, जहाँ से कि आप किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? मैं आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक रिवीजन क्लास है और हम चाहते हैं कि हम हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको जल्द से जल्द एक क्विक रिवीजन के साथ में कंप्लीट करें। बट अगर फिर भी किसी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। देन कम्स द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सुपर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे या ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई 2 सॉल्यूशंस हैं जिनके बीच में बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम ही है, तो ऐसे में क्या होगा कि किसी का भी किसी तरफ मूवमेंट नहीं होगा, यानी क्योंकि दोनों के ही बीच का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एकदम सेम है। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि अगर 2 सॉल्यूशंस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा जाए, तो एक सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है? तो वो जो सॉल्यूशन जिसका कि कॉन्संट्रेशन ज़्यादा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि अगर अगेन 2 सॉल्यूशंस को हम कंपेयर करें या कॉन्टैक्ट में लेकर आएँ, तो वो सॉल्यूशन जिसके की कॉन्संट्रेशन कम है, जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेज़ेंट है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, वो हमेशा हायर लोअर कॉन्संट्रेशन साइड से हायर कॉन्संट्रेशन साइड की तरफ होता है। तो अगर कोई 2 सॉल्यूशन जिनमें एक हाइपोटोनिक है और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हमेशा ही सॉल्वेंट का मूवमेंट जो है, वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा ताकि इस सॉल्यूशन की भी कॉन्संट्रेशन को कम किया जा सके, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का बैलेंस हो जाए, राइट? देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुन भी रखा होगा, घर में हमारे आरओ प्रेजेंट होता है। वो आरओ जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा कि इन जनरल आपका जो मूवमेंट है ऑस्मोसिस के थ्रू वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड होता है। बट अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड में हम प्रेशर अप्लाई कर दें ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वल, तो दोनों तरफ जो मूवमेंट है कम हो जाता है। बट अगर लेट्स से कि अगर हम जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें, इतना कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए, तो जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके इस तरह का फिनोमेना क्रिएट किया है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो सोल्यूशन साइड में, इसलिए ताकि सोल्यूशन के अंदर भी जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकल के आ जाए और प्योर सॉल्वेंट में जाने लगे। तो ये अपने आप से तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक्सटर्नली प्रेशर देकर ये काम करवाया है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और इसकी यूटिलिटी होती है जहाँ पे हम आरओ प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर, या जो हमारे घर में आरओ लगा हुआ होता है उसके अंदर हम इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब एक और एक चीज आती है हमारे पास में कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उससे आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूट के। ये मैं आपको ऑलरेडी जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें आपको बता दिया, जहां जहां पे भी M2 लिखा है वो हम सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। अब एक नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है कि अभी हमने बात की जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। बट कई बार क्या होता है कि किसी किसी सोल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना,
तो वो वहां पे जाके सोल्यूशन बनने के बाद में या तो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें जो कि सॉल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पूरी एंटिटी है, बट जब हम उसको सोल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो NaCl जो है वो टूट के Na प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। तो पहले तो वो सिंगल एंटिटी थी, पर सोल्यूशन बनने के बाद में वाटर के अंदर वो दो एंटिटीज में टूट गई। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है, वो तो डबल हो गए। और हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, तो ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह के जो आपके केसेस होते हैं उनको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, जहां पे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स या तो एसोसिएट हो जाते हैं या फिर डिसोसिएट हो जाते हैं, जब सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाए सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ऐसे में जो मोलर मास है आपके सॉल्यूट का, या तो वो पहले से कम हो जाएगा या पहले से ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो बेसिकली अगर जाके डिसोसिएट हो रहा है तो उसका मोलर मास कम हो जाएगा, और एसोसिएट हो जाता है तो उसका मास डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मोलर मास के चेंज होने की वजह से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज होने की वजह से, जो ये हमारी इक्वेशंस थी जो आपने ऊपर देखी थी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आपने फॉर्मूलाज देखे, उनकी वैल्यू में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। वो गड़बड़ी क्या है और उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम एक करेक्शन फैक्टर को वहां पे ऐड कर देते हैं जिसको हम आई कहते हैं। ये जो आई है ये बेसिकली क्या है, ये आपका है वेंट हॉफ फैक्टर। ये क्या है, इसी को हम करेक्शन फैक्टर भी कह सकते हैं, और ये आप तभी अप्लाई करोगे अगर आपके सिस्टम में डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा है। आई को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तीन तरह से कर सकते हो। अगर आपको मोलर मास गिवन है तो आप नॉर्मल मोलर मास कितना होना चाहिए था और एबनॉर्मल मोलर मास कितना है, इस बेसिस पे कर सकते हो। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है तो क्या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ रही है, वो आप देख सकते हो। कैलकुलेटेड मतलब जो थियोरेटिकल है वही हो गया। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स है आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मोलर मास होता है ना वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो जो नॉर्मल मोलर मास है वो तो आपका एबनॉर्मल मोलर मास है जो कि आप एक्चुअली देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो न्यूमरेटर में है, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो जो मोलर मास होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप ऊपर फॉर्मूलाज देखोगे तो उन सभी फॉर्मूलाज में हमने देखा है कि जो मोलर मास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इनवर्स ही आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो डेल्टा टी आपका क्या होता है, या डेल्टा टीएफ आपका क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मोलर मास है वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला लिखते वक्त वेंट ऑफ फैक्टर का आप हमेशा ध्यान रखना कि चाहे हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, मोलर मास हमेशा उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी के बेसिस पे आपको इन फॉर्मूलाज को पुट करना है। यहाँ से अब जब आपने वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि करेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाल ली तो अब बहुत सिंपल है। अब जो भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज देखे थे उनके अंदर आप इस आई फैक्टर को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू अब आपकी आएगी वो एक करेक्टेड वैल्यू होगी। दिस इज एप्लीकेबल ओनली दोज केसेस जहां पे कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है उनके लिए आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। बट अगर एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू यूनिटी से कम होगी, 1 से कम होगी, और अगर डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो इसी आई की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो और इन वैल्यूज को आप करेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो पहले हमने सिर्फ देखा था यहाँ पे आई नहीं था, बट अब हमने करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दिया क्योंकि अब हमारा केस डिसोसिएशन या एसोसिएशन का है। तो यहाँ पे ये आई जो है ये वैल्यू आपकी आ गई है, राइट। उसी तरह से अगर हम डेल्टा टीपी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी फॉर्मूला आपका एज इट इज है। अगर हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। और अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे भी हमने आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलेस को आई से मल्टीप्लाई करके एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस को रेक्टिफाई कर दिया। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद करने की, थोड़ा समझने की और थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आई एम श्योर कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यहाँ पे क्योंकि कुछ ग्राफ्स वगैरह नहीं गिवन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राउल्स लॉ या फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस के अंदर, तो उनको जरूर आप जाके एनसीईआरटी में देख सकते हैं। या फिर अगर आपको ग्राफ को समझने में कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स
में और आप बता सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाना है, आई विल मेक इट फॉर यू। तो वो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको कहीं पे शो भी नहीं किया। बट अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, देन आई विल डेफिनिटली डू इट फॉर यू। तो इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के रिविजन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।